साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकारी सेवकों की प्रवीक्षा अवधि, जिसे प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ यह भी हम लोग समझेंगे कि सेवा संपुष्टि और वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। पिछले दिन दिनांक 5 फरवरी 2025 को बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी हुई थी। उस अधिसूचना की संख्या 2160 है। इस अधिसूचना का आप बारीकी से अध्ययन कर ही चुके होंगे, लगभग 6 पेज का यह है। उस अधिसूचना में मुख्य रूप से प्रवीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड की बात कही गई है कि बिहार के जो सरकारी सेवक हैं उसका प्रोबेशन पीरियड, प्रवीक्षा अवधि क्या होगी और किस आधार पे उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है। उसके बाद सेवा संपुष्टि के साथ साथ वरीयता का भी निर्धारण इस अधिसूचना में किया गया है। तो चलिए हम लोग उसी बातों को समझने का संक्षिप्त रूप से प्रयास करेंगे, बहुत सरल भाषा में। बिहार सरकारी सेवकों की प्रवीक्षा अवधि नियमावली 2024 में एक आई थी। तो उस नियमावली के नियम 3 में प्रोबेशन पीरियड की चर्चा की गई थी, लेकिन उसका प्रतिस्थापन इस अधिसूचना से किया गया है जो 5 फरवरी 2025 को जारी हुई थी। तो नियम 3, ध्यान रखिएगा कि नियमावली 24 के नियम 3 का प्रतिस्थापन यानी कि उसके स्थान पर अब यह अधिसूचना का जो प्रोबेशन पीरियड की बातें हैं वह लागू होगी। तो प्रवीक्षा अवधि में आयोग की अनुशंसा के आधार पर, यानी कि जो भी आयोग है उस आधार पे, उसके अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से जो नियुक्त होंगे, यानी कि सीधी भर्ती करने का अर्थ हो गया जो कंपटीशन के माध्यम से फ्रेश बहाली के तहत जिन सरकारी सेवकों की नियुक्ति होगी उनके लिए 1 साल का प्रोबेशन पीरियड, 1 साल का प्रवीक्षा अवधि का निर्धारण किया गया है। 1 साल के दरमियान में आपका क्रियाकलाप, आपका कार्य यदि संतोषजनक पाया जाता है तो उस स्थिति में आपका प्रोबेशन पीरियड, आपकी प्रवीक्षा अवधि की समाप्ति हो जाती है। यदि इसमें आपकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो पुनः 1 साल के लिए इसे विस्तारित करने की बातें इस अधिसूचना में की गई है। 1 साल जो विस्तारित अवधि है उसमें भी आपकी सेवा यदि संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो उस स्थिति में अंततः आपको सेवा से निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपकी नौकरी चली जाएगी। तो यह तो हो गया सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की। उसके बाद ऐसे भी सरकारी सेवक हैं जो अनुकंपा के आधार पे, अनुकंपा का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं कि यदि उनके परिजन की नौकरी है और आकस्मिक उनकी दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उस आधार पे यदि उनके परिजन का, उनके हितैषी का यदि नौकरी होती है तो उस स्थिति में अनुकंपा कही जाती है। तो अनुकंपा के आधार पर यदि आपका सिलेक्शन हुआ है या तो फिर मेधावी खिलाड़ी के रूप में आपका सिलेक्शन हुआ है तो सेम कंडीशन जो आयोग की अनुशंसा पे जो सीधी भर्ती होगी, सेम कंडीशन वैसा ही रखा गया है। कहने का अर्थ हो गया कि अनुकंपा या मेधावी खिलाड़ी के रूप में यदि आपकी नौकरी हुई है तो उस स्थिति में 1 साल पुनः प्रवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। आपकी सेवा क्रियाकलाप संतुष्ट पाई गई तो आपकी जो प्रवीक्षा अवधि होगी वह पूरी हो जाएगी, यानी प्रोबेशन पीरियड का जो टाइमिंग है वह पूरी हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में 1 साल को उसे एक्सपेंड पुनः किया जाएगा, पुनः बढ़ाया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा 1 साल के लिए, और उसमें उस विस्तारित अवधि में आपकी सेवा का जो क्रियाकलाप है उससे संतुष्ट होंगे विभाग, तो उस स्थिति में प्रोबेशन पीरियड पूरी होगी। यदि 2 साल के दरमियान में जो विस्तारित अवधि है उसके बावजूद भी आपकी सेवा संतुष्टि लायक नहीं हुई तो पुनः वैसा ही कंडीशन लागू हुआ कि सेवा से आपको हटा दिया जाएगा। उसके बाद बात अब यह निकल करके आती है
कि परीक्षा अवधि का टाइमिंग कब से निर्धारित किया जाएगा। जो सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक है तो उसके बारे में इस अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा अवधि की तिथि बीपार्ड में प्रशिक्षण के लिए आप योगदान करेंगे तो जो ही बीपार्ड में प्रशिक्षण के लिए योगदान करेंगे तो उसी समय से प्रशिक्षण की अवधि से आपका प्रोबेशन पीरियड, आपकी परीक्षा अवधि स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ से 1 साल काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो अनुकंपा या मेधावी खिलाड़ी के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है तो उनके योगदान की तिथि से प्रोबेशन पीरियड चलेगा, लेकिन फिर उसी प्रकार से उसे प्रशिक्षण भी पुनः प्राप्त करना पड़ जाएगा। तो यह तो हो गया सारांश के रूप में, संक्षिप्त रूप से में कि परीक्षा अवधि का क्या क्या टाइमिंग है, किस प्रकार से आपको क्या करना है और अन्यथा की स्थिति में आपकी जो सेवा अवधि है यानी कि जो आपकी जो नौकरी है, सर्विस है, वह किस प्रकार से चली जाएगी। हम लोग इसकी स्पष्टता की है। अब हम लोग समझ लें कि वरीयता का निर्धारण यानी कि सीनियरिटी का जो कैलकुलेशन होगा वह किस प्रकार से होगा। तो यह बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना यानी कि बिहार सरकार के जो भी सरकारी सेवक है सभी पे वरीयता का कंडीशन इसी तरह से लागू होगा। तो उसमें इस अधिसूचना में स्पष्टता की गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग की एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। उसके आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की वरीयता का निर्धारण होगा। तो उस वरीयता के निर्धारण में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी, उसका प्राप्तांक जोड़ा जाएगा। उसके बाद प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में अलग अलग चरण में जो प्राप्तांक होंगे उसका भी निर्धारण होगा और उसके बाद अंततः जो अधिमानता यानी कि वेटेज का जो अंक आपको दिया जाएगा उसका भी कैलकुलेशन होगा। तो चलिए इस अधिसूचना में एक सूत्र का भी निर्धारण किया गया है, उसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पर स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि यही अधिसूचना में यह जो 5 फरवरी को जारी हुई थी उसमें यह सूत्र निर्धारित करने की चर्चा की गई थी। तो इसे हम लोग समझें कि वरीयता का निर्धारण में 3 प्रकार की परीक्षाएं होगी। उन तीनों प्रकार के प्राप्तांक से सीनियरिटी का निर्धारण होगा। तो पहले प्रकार में आयोग की परीक्षा होगी यानी कि बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि कोई जो भी आयोग का गठन हो उसके आधार पे। उसके बाद दूसरे प्रकार की परीक्षा में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की होगी यानी कि जो बीपार्ड के तहत आपका प्रवेश मिलेगा प्रशिक्षण के लिए, उसमें भी 4 चरण में अलग अलग आपको पास होना होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। उसके बाद विभागीय परीक्षा की भी बात कही गई है। तो मुख्य रूप से 1, 2, 3 आयोग की परीक्षा, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की परीक्षा, उसके बाद विभागीय परीक्षा होगी। तो उसमें कुल प्राप्तांक निर्धारित रहेगा आयोग की परीक्षा में। सपोज कीजिए कि कुल प्राप्तांक y है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे 100, 150, 50, उसमें से आपने प्राप्त किया, सपोज कीजिए कि 100 में से आपने 50 अंक प्राप्त किया तो उसे x निर्धारित किया और अधिमानता जो वेटेज है उसमें 66% आपका वेटेज मिलेगा। तो यह अधिमानता का सूत्र इस प्रकार से है, x/y यानी कि प्राप्तांक बटे कुल अंक, प्राप्तांक बटे कुल अंक गुना 66 से कर देंगे। या तो फिर इसको और क्लियर करें कि प्राप्तांक बटे कुल अंक गुना 100 और फिर गुना जो यह जो वेटेज है 0.66 से करने के बाद आपका अधिमानता का जो अंततः जो अंक है अधिमानता के आधार पर वह प्राप्त होगा। इस आधार पे प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में प्रथम चरण में फिर उसी प्रकार से कुल अंक निर्धारित होगा। कितने आपने उस कुल अंक में यानी कि फुल मार्क्स में कितने अंक को आप प्राप्त किए, फिर अधिमानता 6% मिलेगा। फिर उसी प्रकार से द्वितीय चरण में 6% सेम उसी तरह से निर्धारित करेंगे यानी कि प्राप्तांक बटे कुल अंक गुना 6 कर देंगे। या तो 100 से यदि आप गुना करेंगे तो फिर गुना करना होगा वेटेज अंक का 0.6, यह हो गया। फिर द्वितीय चरण का उसी प्रकार से है, तृतीय चरण का है, चतुर्थ चरण का है और विभागीय परीक्षा यह तीसरी प्रकार की परीक्षा होगी जिसमें कुल अंक
में से आपने कितना अंक प्राप्त किया और उसमें वेटेज पुनः आपको 10% प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से प्राप्तांक बटे कुल अंक गुना 100 और गुना 0.1, या तो फिर डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, प्राप्तांक बटे कुल अंक गुना 10 करेंगे तो यह आपका अधिमानता प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अधिमानता के आधार पे अंक प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप कितने अंक 100% में आपने कितने अंक को प्राप्त किया, यानी कि 100 अंकों की परीक्षा हुई तो उसमें से कितने प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किया, तो उस अनुसार से आपकी वरीयता का निर्धारण होगा। कहने का अर्थ हो गया कि 100 में आपने 80 अंक प्राप्त किया, यानी कि 80% अंक प्राप्त किया। कोई ऐसे सरकारी सेवक है जो 100 अंक में 50 अंक प्राप्त किया, कोई ऐसे सरकारी सेवक है जिन्होंने 100 अंक में 20 अंक प्राप्त किया। तो उस अनुसार से आपकी वरीयता, यानी कि जो सरकारी सेवक अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनकी वरीयता अव्वल होगी, उच्च होगी। तो इस आधार पे जो जिसका कम होगा अंक वह सबसे उनकी वरीयता लो हो जाएगी। तो समान रूप से यह जो महत्वपूर्ण बातें थी परीक्षा अवधि की, उसके बाद वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा इसकी बातें इस वीडियो में हम लोग किए। और यदि आप विशेष रूप से इसकी डिटेल जानकारी लेना चाहते हो तो आप पत्र का तो अवलोकन कर ही चुके होंगे, और यदि पत्र का अवलोकन नहीं किए हैं तो मैं यहाँ पे बगल में स्क्रीन पे उस पत्र को बारी बारी से लगा रहा हूँ, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।